Welcome back, dear students. Let's continue our first chapter of economics, class 9, that is the story of village Palampur. In our previous videos, we have done the facilities available in this village, the Palampur. Then we have done the various factors of production and how the first two factors, that is land and labor, is arranged and organized by the people of Palampur. In our today's class, we will do that how do they manage the capital that is needed for the various activities, especially in farming. तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैंड और लेबर तो हमने देख लिया वो लोग कैसे अरेंज करते थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे हाउ दे यूज टू अरेंज द कैपिटल मीन्स मनी. तो मनी मैटर को अब उन्होंने अपना कैसे सॉल्व किया, कैसे वो लोग मनी को अरेंज करते थे फॉर देयर फार्मिंग एक्टिविटी, दैट विल डू टुडे. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स क्या करते थे कि स्मॉल फार्मर्स यूज टू बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और फ्रॉम द मनी लेंडर्स. यू कैन सी हियर लार्ज फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स. तो छोटे किसान जो थे ऑफकोर्स अब वो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लोग अपना कुछ सेविंग्स कर सके. तो दैट्स वाई एवरी टाइम इन अ क्रॉपिंग सीजन दे यूज टू गो टू मनी लेंडर्स और द लार्ज फार्मर्स टू बोरो मनी. और अब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती क्यों थी? पैसे की ज़रूरत उनको पड़ती थी बिकॉज हर बार जब नई फसल लगानी है तो उनको कुछ इनपुट्स यानी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है खेती में, जैसे कि बीज हो गई, खाद हो गया या पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों को परचेज़ करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी. और इसलिए वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू मूव टू दी मनी लेंडर्स. अभी इसी चीज़ का एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक स्टोरी दी गई है सविता की, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट. कि सविता वॉज अ स्मॉल फार्मर who used to cultivate wheat on a 1 hectare of land. अब उसके लिए जब क्रॉपिंग सीजन आया वीट का तो शी यूज टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और छोटी मोटी चीज़ों की उसको ज़रूरत थी. तो उसने जब पैसों का हिसाब लगाया तो शी एस्टिमेटेड दैट शी नीड्स अबाउट 3,000 रुपीज़. टू अरेंज द मनी शी वेंट टू अ मनी लेंडर इन अ विलेज हुज नेम इज़ तेजपाल. ठीक है, तेजपाल के पास जो है वो गई और उससे जब उसने पैसों की बात की तो तेजपाल हु वॉज अ लार्ज फार्मर ही एग्रीड टू गिव मनी टू हर. वो उसको पैसे देने के लिए मान गया, बट ही पुट फॉर सम कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ हर. व्हाट वर दोज कंडीशंस? उसने कहा कि सबसे पहले तो उसके जो इंटरेस्ट रेट लगाया दैट वाज वेरी हाई. देखो उसने 24% ब्याज उसके ऊपर लगाया, कितने 4 महीनों के लिए. दूसरी चीज़ उसने कहा कि जब फसल की कटाई का समय होगा तो लार्ज फार्मर क्या करते थे लेबर के लिए, छोटे के एक तो जो लैंडलेस फार्मर थे और एक जो छोटे किसान थे उनको अपने खेतों में एज अ वर्कर रखते थे. तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और सविता को बोला कि जब कटाई का समय आएगा तो यू हैव टू वर्क एज अ फार्म लेबर इन माई फार्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एट ₹35 पर डे. देखो सिर्फ 35 रुपीज़ पर हर दिन के उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, 35 रुपीज़ मिलेंगे और उसको वहाँ पर काम करना पड़ेगा. अब ये उसकी मजबूरी थी. वाई? बिकॉज शी नीड्स द मनी. अब अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए उसको उसकी शर्तें माननी पड़ी. लेकिन देखा जाए तो हार्वेस्टिंग सीज़न जो है बहुत बिजी सीज़न होता है. हम लोगों में से भी बहुत से लोग जो है वो एग्रीकल्चरल या फार्मिंग फैमिली से ही, एग्रीकल्चरल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं. तो हम सबको पता है कि हार्वेस्टिंग टाइम पर द फार्मर इज़ जो अपने खेतों में खुद काम कर रहे हैं, दे आर वेरी बिजी. तो क्या होगा, अब उसको अपने खेत में भी काम करना है हार्वेस्टिंग सीजन में, अपनी फैमिली को भी उसने लुक आफ्टर करना है और ऊपर से अब यहाँ पे तेजपाल ने बोल दिया कि मेरे खेतों में भी आकर काम करना है. तो उसका वर्कलोड कितना बढ़ गया. बट स्टिल बिकॉज शी नीड्स द मनी सो दैट्स वाई शी हैज़ टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशंस. तो ये तो हमने देखा कि छोटे किसान थे वो कैसे अपना मनी अरेंज करते हैं टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फॉर दी टू परचेज द इनपुट्स फॉर द फार्मिंग. बट वट अबाउट द लार्ज फार्मर्स? लार्ज फार्मर्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, उनका सिस्टम थोड़ा अलग है. अब लार्ज फार्मर्स हैं यानी अमीर हैं, रिच हैं, उनके खेत भी जो है वो बड़े हैं. तो खेत बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खेत बड़े हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो अपनी फैमिली के लिए सेव करने के बाद भी दे हैव लॉट्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन जो वो मार्केट में जाके क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. और जब वो सेल करेंगे तो क्या होगी, उनके पास जितने ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा वो लोग सेल कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा ही उनकी इनकम होगी. अब ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल आपके नेक्स्ट पार्ट में दी हुई है. ये बीच वाला पोर्शन हम लोग बाद में करेंगे. लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट.
सी है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो छोटे किसान थे उनकी तो फसल पूरी होती थी, अपने परिवार का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से करते थे। तो हर बार न्यू क्रॉपिंग सीजन में वो क्या करते थे, बड़े किसानों से या साहूकारों से दे यूज टू बोरो द मनी ऑन हाई इंटरेस्ट रेट। बट द बिग मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स what they used to do, after keeping the for the family consumption, they used to sell the surplus production in the market. मार्केट में सेल करते थे, जितनी ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होती थी उतनी ज़्यादा इनकम आती थी। और अब वो उस इनकम से करते क्या थे, अब वो जो सरप्लस इनकम उनके पास आई है, व्हाट दे यूज टू डू विद इट। तो पहला तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो छोटे किसानों को जब उधार वगैरह उनसे लेने आते थे तो वो उनको इंटरेस्ट रेट पर देते थे, ठीक है, उधार देते थे उनको। दूसरी चीज़, अब वो इसी पैसे को क्या कर रहे हैं, दे डिपॉजिट दैट सेविंग इन द बैंक। अपने खर्चे के लिए निकाल के जितने पैसों की ज़रूरत है बाकी वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक में डिपॉजिट करने के बाद अब जब नेक्स्ट क्रॉपिंग सीज़न आएगा और जब भी उनको पैसों की ज़रूरत होगी बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, फिर उनके फार्म में जो लेबर काम करेंगे उनको पैसा देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अब उनको पैसों की ज़रूरत तो हर क्रॉपिंग सीज़न में पड़ेगी ना। तो वो अपनी पिछली फसल से जो भी उनकी सेविंग थी उसको वो लोग नेक्स्ट क्रॉपिंग सीज़न में यूज़ कर लेते हैं। तो उनको कहीं भी ना तो उनको बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, ना उनको किसी और मनी लेंडर के पास जाना पड़ रहा है। तो देखो दोनों की सिचुएशंस कितनी अलग है। स्मॉल फार्मर इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम एंड लार्ज फार्मर और ऑन द मनी लेंडर्स। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स हैं दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे आर सेल्फ रिलायंट, दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन अदर्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। ठीक है, आई होप यहाँ तक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से इसको रीड करेंगे, कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। अब आ जाते हैं जो बीच का पार्ट हमने छोड़ दिया है बेटा, दिस इज़ फॉर यू टू डू। ये आप कुछ फिलअप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये फिलअप्स आपने खुद करने हैं। ये फिलअप आपके उस पार्ट में से है दैट वी हैव डन टिल हेयर। So this is just to check your understanding that whether the previous concept is clear to you or not. So try to complete these fill-ups in your book only and you can ask me if you have any doubt. Now let's, अभी तक हमने जो डिस्कस की थी वो थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। Now let us discuss the नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यानी जो खेती नहीं थी, यानी जो लोग खेती का काम नहीं कर रहे थे। अभी हमने देखा था पुरानी वीडियोस में, या हमने जब पुराना चैप्टर किया था तो चैप्टर में हमने पीछे देखा था कि अबाउट 75% वॉज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो जो 25% रह गए थे वो किस में इन्वॉल्व थे, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी ऐसा काम जो खेती से जुड़ा हुआ नहीं था। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो दुकानदारी हो सकता है, वो कोई रिक्शा पुलिंग का काम हो सकता है, किसी भी चीज़ का काम। तो व्हाट आर दोज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड इन पालमपुर, लेट्स डिस्कस देम। द फर्स्ट वन इज़ डेयरी। तो लोग जो है दूध बेचने का काम करते थे, तो यानी कि वो लोग एनिमल हस्बेंड्री करते थे और फिर उससे जितना भी अपने कैटल्स को वो प्रॉपरली ज्वार बाजरा फीड करते थे, जिससे जो भी अब मिल्क प्रोडक्शन जो होती थी उस मिल्क को वो लोग बेचने जाते थे। कहाँ पे, उनका जो नियरेस्ट बड़ा विलेज था कौन सा था आपको याद होगा, दैट वाज रायगंज। तो सभी किसान सभी वो लोग जो डेयरी प्रोडक्ट का काम करते थे वो अपना दूध बेचने कहाँ जाते थे, सारा का सारा रायगंज जाते थे। और रायगंज से में अब शाहपुर से 2 ट्रेडर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर, वो लोग रायगंज आते थे और वहाँ से जितना भी जो मिल्क था दैट वाज ट्रांसपोर्टेड, रायगंज में कलेक्शन हो रही है। और अब वहाँ से शाहपुर के 2 ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, वो आसपास के बड़े बड़े शहरों में उसे मिल्क को लोगों तक सप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज मिल्क ऑफ कोर्स इज़ अ नेसेसिटी ऑफ एवरी फैमिली, एवरी हाउस होल्ड। तो वहाँ से वो आसपास के शहरों में सप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो घरों में सप्लाई हो रहा है या किसी स्वीट शॉप पे सप्लाई हो रहा है, वट एवर, वहाँ से वो लोग उसको क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ये टेबल देखेंगे बेटा, ये टेबल आप लोग फिल करेंगे, रीड करते हैं हम इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेट अस टेक 3 फार्मर्स, यहाँ पे 3 फार्मर्स दिए हुए हैं, आप देखेंगे फार्मर 1, फार्मर 2 एंड फार्मर 3। अब ये टेबल आपने फिल कैसे करना है, ईच हैज़ ग्रोन व्हीट ऑन हिज फील्ड दो द प्रोडक्शन इज डिफरेंट। अब हर एक ने अपने अपने खेतों पे जो है गेहूं की फसल उगाई, लेकिन सबकी प्रोडक्शन अलग अलग हुई है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, ठीक है।
सी कॉलम 2, अब ये जो है ये आपका कॉलम 2 है, कॉलम 1 में ईयर दिया हुआ है। सी कॉलम 2, अब ये प्रोडक्शन दी हुई है, देखो यहाँ पे 100 क्विंटल्स में हम लोग ले लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं। द कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय ईच फार्मर फैमिली इज द सेम। अब देखो हम लोग फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेकेंड ईयर का कैसे कैलकुलेट किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी टेबल आपने खुद फिल करना है, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से सुनेंगे। देखो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट फार्मर की प्रोडक्शन कितनी है, 100 क्विंटल हो रही है, और उसको अपनी फैमिली के लिए कितना सेव करना है, 40। तो अब उसके पास सरप्लस कितनी बची, 100 माइनस 40, तो यानी कि सरप्लस उसके पास कितनी बची, 60। 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब उसके पास नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल कितनी बची है, 60, ठीक है। तो उसके पास नेक्स्ट के लिए कितनी कैपिटल बची है, दैट इज 60। अब वो 60 को ही क्या बता रहा है, वो आ गया स्टेटमेंट पे दोबारा वापस आ जाए, द होल ऑफ सरप्लस व्हीट दिस ईयर इज यूज्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन। जितनी सरप्लस व्हीट है उसी को जो है नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन माना जा रहा है। और क्या सपोज किया जा रहा है, देखेंगे आप, सपोज क्या किया जा रहा है, सपोज किया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन, जितनी कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन उससे डबल हो रही है। अब देखो यहाँ पे 60 कैपिटल, कितनी कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है, 60, तो नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन उससे डबल है, तो 60 का डबल कितना हो गया, 60 इंटू 2 दैट इज 120। बट कंजम्पशन अभी भी सेम है, तो 120 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे दैट इज 80, यानी कि अब उसकी सरप्लस कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और अब थर्ड ईयर की प्रोडक्शन कितनी है, 80 का डबल। अब आप 80 का डबल कीजिए, कितना है, कितना होगा 80 का डबल, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 आप करेंगे तो दैट विल बी 160। तो अब आप इस तरीके से ये सारा टेबल कंप्लीट करेंगे एंड सेम यू विल डू इन द सिमिलर वे, यू विल कंप्लीट दिस एंड दिस थर्ड टेबल। ओके, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है हमारी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो लोग जो है छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग का काम यानी कुछ प्रोडक्शन काम भी कर रहे थे, कुछ छोटी छोटी स्मॉल एंड लार्ज फैक्ट्रीज वर आल्सो देयर इन विच पीपल वर वर्किंग। तो यानी कि फार्म लेबर के अलावा लोग वहाँ पर फैक्ट्रीज में भी काम कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, ये स्टोरी आप रीड करेंगे बेटा, मिश्री लाल की यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। वी विल डिस्कस ऑल द स्टोरीज इन आवर लाइव क्लास। ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारा शॉपकीपर। तो हमने पहला काम जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी डिस्कस की वो थी हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स को, मिल्क प्रोडक्शन एंड उसकी सेल एंड परचेज। सेकंड हमने कौन सी की है, सेकंड हमने की है अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज़ द शॉपकीपिंग। तो यानी कि अब कुछ लोग थे जिन्होंने गांव में ही अपनी दुकानें खोली हुई थी, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, जनरल स्टोर्स होते हैं, एंड दे वर वर्किंग एज द शॉपकीपर्स। फोर्थ एक्टिविटी हमारी दी हुई है ट्रांसपोर्ट। अब ऑफ कोर्स अब देखो पास में रायगंज है, शाहपुर है, लोग वहाँ पे सामान बेच रहे हैं, और जो दुकानदार है तो ऑफ कोर्स वो बड़े शहरों से सामान लाते भी तो होंगे ना अपनी दुकानों के लिए। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम भी चल रहा है, लोग शहर जा रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, शहर में सामान बेच रहे हैं, सामान लेकर आ रहे हैं। तो यानी कि चौथा काम अब किन लोगों को मिल गया, ड्राइवर्स को मिल गया। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, लोग इसमें भी इन्वॉल्व थे। उसके बाद आपके इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन करने के लिए ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं, हेयर इट इज़ द स्टोरी ऑफ मिस्ट्री लाल, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है। आप स्टोरी ध्यान से रीड करेंगे एंड विल ट्राई टू डू दिस आंसर्स इन योर बुक ओनली, ठीक है, बुक में आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट इज दिस द स्टोरी ऑफ किशोरा, ठीक है, रीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी ट्राई टू सॉल्व आउट और ट्राई टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ these question. Beta, here your chapter is finished. I hope that it is properly clear to you all. Tomorrow we'll have a live class and we'll discuss the problems there if you have any. Till then, take care and have a good day.